which is present in a body due to motion or movement of its atom or molecule. Okay, as temperature increases, the thermal energy also get increased so that the kinetic energy of the atoms and molecules get increased. बात समझ आ गई बेटा? यस सर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की आइटम्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। अब हेडिंग डालिए थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, देखिए जैसे जैसे थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक, और गैस के मॉलिक्यूल्स और तेजी के साथ में मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ने लगेगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता जाएगा। तो सपोज करो हमने यहाँ पर एक सॉलिड सब्सटेंस ले लिया, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो अगर इसको हम हीट करें, इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ फोर्स जो है वो वीक पड़ने लगेगा और मॉलिक्यूल्स दूर जाने लगेंगे। बात समझे बेटा? तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा और सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। अब फिर से अगर इसको हम हीट करें, टेम्परेचर दें, तो फिर से इसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये वेपोराइज होने लगेगा और इस बार इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट। बात समझिए बेटा? यस सर। तो स्टेट कन्वर्जन डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, थर्मल एनर्जी पर। जैसे जैसे थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, इसकी फेजेस चेंज होती जाती है। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उससे कम लिक्विड की होती है और उससे कम सॉलिड की होती है। तो यहाँ लिख लो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे ज्यादा किसमें, गैस ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन सॉलिड। ओके, अब इसको अगर हम फ्रीज करने लगते हैं तो इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं। यानी कि अब हमने क्या किया, अब इसको हमने लिक्विफाइड कर दिया। तो क्या हो गया, लिक्विफिकेशन। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी हमने कम कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और वो चेंज हो गया लिक्विड में। और अगर फिर से लिक्विड की इसको हम क्या कर दें, कंडेंस कर दें, तो ये चेंज हो जाता है फिर से सॉलिड में। ओके, तो स्टेट कन्वर्जन इज टोटली रिलेटेड विद द
थर्मल एनर्जी चेंज। लिख लिया बेटा सभी ने? Yes, sir. अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज द गैसियस स्टेट। हेडिंग डालिए, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या खासियत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है गैस की? नंबर 1, नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ना तो कोई इसका फिक्स शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। बोलिए बेटा उत्तम, क्या कह रहे हैं? Sir, state conversion is totally related with हाँ, स्टेट कन्वर्जन इज टोटली रिलेटेड विद द थर्मल एनर्जी। जी, thank you sir. थर्मल एनर्जी। ओके बेटा? जी sir, thank you. ओके बेटा, वेलकम। सो नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम इन द केस ऑफ गैस। सेकेंड पॉइंट आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज अप्रॉक्स कितना होता है? 0। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? 0 है। ओके। थर्ड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम। जितना दूर इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से जा सकते हैं उतनी दूर पर अरेंज होते हैं। नंबर 4, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं। ठीक। पांचवा, फिफ्थ, बताइए और क्या हो सकता है? आपने भी पढ़ा हुआ है गैस के बारे में पहले ही। बोलिए बेटा। हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ही ज्यादा कंप्रेस की जा सकती है। ओके। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं गैस के जो इसमें मौजूद होते हैं हर एक गैस में। लिख लिया बेटा सभी ने? Yes, sir. ओके। नाउ गैस लॉज। इसके बाद फिर आता है गैस या गैसियस लॉ। ओके। तो गैस के जो आपने अभी बिहेवियर देखे, इन बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करने वाले जितने भी लॉज हैं वो सारे गैसियस या गैस लॉ कहलाते हैं। रखो, कोई गिराए ना दे देखो, तो सारे जल्दी। ओके, तो क्या हो जाएगा? द लॉज विच describe gas behavior is called gas laws।
ओके, दे आर एज फॉलोज, दे आर एज फॉलोज। अब पहला गैस लॉ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ देख लिया सभी ने बेटा? आप देखो ध्यान से इधर। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? देखिए, बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the pressure of gas is directly proportional to, not directly, inversely, sorry, is inversely proportional to its volume। फिर से सुन लीजिए बेटा। At constant temperature the pressure of gas is inversely proportional to its volume। ओके, अगर प्रेशर P है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, सॉरी V के। तब जब T क्या है? कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे हम किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं उसका वॉल्यूम घटता चला जाता है ना भाई? देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर आपके पास एक चैम्बर में गैस भरी हुई है, ठीक, जिसका वॉल्यूम कितना है? अभी वॉल्यूम इसका है V1 और इस पर प्रेशर जो लग रहा है वो है P1 प्रेशर। अब अगर इस पिस्टन को हम नीचे ले आए, प्रेशर को इंक्रीज कर दें और अब प्रेशर कर लिया कितना हमने? P2 प्रेशर हो गया। तो अब इसका वॉल्यूम जो है V1 से घटकर कितना रह जाएगा? V2 रह जाएगा, है ना? यानी प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है और अगर प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको कहा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या फिर P इज इक्वल टू K1/V, या फिर कह सकते हैं P1 या PV इक्वल टू K1। ये आ गया आपका बॉयल्स लॉ। हो गया बेटा? यस सर। ओके, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 होगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा K1 के, ठीक। और जब P2 प्रेशर होगा तो वॉल्यूम V2 हो जाएगा और ये भी इक्वल होगा किसके? K1 के। या फिर हम इन दोनों को इक्वलाइज करके कह सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। लेकिन ये तब लगेगा जब T हमने क्या रखा हो? कांस्टेंट कर रखा हो। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट तो नहीं कुछ? नो सर। ओके, वेरी गुड। अब हेडिंग डालिए आइसोथर्म। हेडिंग डालिए आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है बेटा? जब हम प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक, या इसको चलो अच्छे चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ का होगा P और V।
प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएशन को अलग अलग टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं, सॉरी एक फिक्स टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं, तो इस ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। ओके, तो आइसोथर्म क्या हो गया? सर इट इज, हाँ बोलो बेटा, सर बोलिए। चार्ल्स लॉ भी तो होता है, है? चार्ल्स लॉ भी तो इसको बेटा आवाज आपकी कट रही है। चार्ल्स सर चार्ल्स लॉ। सर हाँ, तो चार्ल्स लॉ आएगा ना अभी तो केवल हम बॉयल्स लॉ बता रहे हैं, ये बॉयल्स लॉ का ही पार्ट है। ठीक है, आइसोथर्म Yes, sir. लिखिए, it is graphical relation, it is graphical relation between pressure and volume at constant temperature, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कांस्टेंट टेम्परेचर पर P और V में ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो ग्राफ क्या आएगा? कर्व आएगा, दैट विल बी कर्व। ठीक है, P और V में ग्राफ, समझा बेटा? Sir. अगर ये अलग अलग टेम्परेचर पर दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बना देगा, यहाँ पर दे देगा T1, यहाँ पर T2 और यहाँ पर T3, और पूछेगा इसमें रिलेशन क्या है, T1, T2, T3 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ओके, तो ध्यान रखिए जो सबसे ऊपर वाला होगा यानी T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। ओके, फिर अगला ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे P में और 1/V में, P एंड 1/V में। ये ग्राफ हमारा इस तरीके से आता है, ये लाइंस आती हैं, ठीक, जहां पर ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। ठीक, तो यहां पर भी T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 होता है। और तीसरा ग्राफ इसका बनता है PV और V में, जो कि सीधी लाइनें होती हैं, सीधी लाइनें होती हैं। ठीक, यहाँ पर भी T1, T2 और T3, इसमें अगर रिलेशन पूछा जाएगा तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा। 3 तरीके के ग्राफ बनते हैं ये, और एक पीछे बताया था 4। हो गया बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट आएगा आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक, अब चार्ल्स लॉ जानने से पहले हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में समझेंगे क्या होता है। ठीक, लिखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्या लिखेंगे इसमें? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखिए, it is such temperature at which the volume of gas becomes zero at constant pressure,
ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। एंड इट इज -273.15। ओके, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? -273.15। अब लिखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखिए, when 273.15 is added in degree Celsius, we get absolute temperature. We get absolute temperature. और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके। लिखिए, अब लिखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, according to Charles' law, at constant pressure, the volume of the gas will be directly proportional to its absolute temperature. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं V is equal to K2T। ओके, या फिर V upon T इक्वल टू K2। यहाँ पर K2 क्या आ गया? चार्ल्स कांस्टेंट। अब ठीक वैसे ही V1 upon T1 will be equal to V2 upon T2। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं V2 इक्वल टू क्या आ गया? V1 इंटू T2 बाई T1। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। सर जहाँ पे आपने लिखा हुआ है सर हाँ। बी अपॉन टी, तो वहाँ पर बी अपॉन के टी लिखे हैं। V अपॉन T ये इक्वल टू K2। जब भाई यहाँ पर हमने कांस्टेंट ले लिया K2, सर वहाँ पर बी अपॉन के इक्वल टू K क्यों आएगा? K2 हमने यहाँ कर दिया ना। भाई देखो, V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? K2 है ना, ये अलग है इससे। और इसी तरह से V2 अपॉन T2 इक्वल टू भी क्या आ जाएगा? K2। या फिर V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, वही लिखा हुआ हमने। ठीक है, बात समझ आई बेटा? Yes, sir. आगे लिखेंगे, देखिए आइसोबार। आइसोबार आइसोबार क्या होता है बेटा? आइसोबार हो गया एट
constant pressure relation between volume and absolute temperature is isobar. क्या हो गया ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of relation between volume and absolute temperature at constant pressure is called isobar. ठीक है, अब इसमें अगर हम ग्राफ खींचे, पहला ग्राफ हम खींच रहे हैं इसमें V वर्सेस T, तो ये ग्राफ आपका ऐसे आ जाता है। जब आपका T किसमें है? केल्विन में, तब ये ग्राफ है। यहाँ पर आ जाएगा V किसमें है? ml पर लीटर में, ठीक है, ml में, बल्कि ml पर लीटर है, ml में। और यहाँ पर T है जो है आपका केल्विन में, तो ग्राफ ऐसा होगा। अगर दूसरा ग्राफ हम खींचें V वर्सेस T, स्मॉल t, यानी कि T किसमें हो गया? डिग्री सेल्सियस में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। हो गया बेटा? जब हमने Yes, sir. टेम्परेचर को केल्विन में दिखाया तो ये सीधे जाकर जीरो पर मिलेगा, और अगर डिग्री सेल्सियस में दिखाया तो ये पीछे आ जाएगा कहाँ पर? -273.15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर जीरो कब होगा? जब टेम्परेचर -273 पर होगा। ठीक, अगर अलग अलग प्रेशर पर V और T में ग्राफ खींचते हैं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। मनु, P1, P2, P3, P1, P2, P3, ये भी हो गया V और T में ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 होगा। बन गया बेटा सबका? Yes, sir. ठीक है, यहाँ टेम्परेचर ध्यान रखना, ये टेम्परेचर हमने ये जो है यहाँ पर हो जाएगा -300, और यहाँ पर जो डॉट डॉट आया है कितना है? -273.15। ठीक, बन गया सबका? मिटा दें? Yes, sir. तो चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, इसके बाद फिर आता है गै-लुसैक लॉ। गै-लुसैक लॉ, गै-लुसैक लॉ, गै-लुसैक लॉ। तो अभी तक हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर चुके हैं, प्रेशर कांस्टेंट कर चुके हैं, अब कांस्टेंट करेंगे हम वॉल्यूम। तो लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of the gas is directly proportional to its absolute temperature। फिर से लिख लीजिए क्या है स्टेटमेंट? At constant volume, the pressure of the gas is directly proportional to its absolute temperature, यानी कि P is proportional to T,
या P इक्वल टू K3T, यहाँ पर K3 जो होगा वो गैल्यूसाइड कांस्टेंट होगा, या फिर P अपॉन T इक्वल टू K3, ओके, या फिर P1 अपॉन T1 इक्वल टू K3, P2 अपॉन T2 इक्वल टू K3. सो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये फार्मूला आ गया. ओके, अब यहां पर आती है आइसोकोर. क्या लिखेंगे? आइसोकोर. देखिए आइसोकोर क्या होता है? इट इज relation of pressure and absolute temperature at constant volume. ठीक है, by graphical representation. तो अगर यहां पर हम ग्राफ खींचे P और T में, P और T यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में, प्रेशर बार में ले लेते हैं, चलो बार में. ठीक, P आ जाएगा डैश डैश, इस तरीके से आ जाएगा. यहाँ पर V1, V2 और ये V3 है. क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V1 इज लोअर देन V2 इज लोअर देन V3, ये रिलेशन आएगा. लिख लिया बेटा सभी ने? Yes, sir. Yes. अब इसके बाद है फोर्थ, अवोगाड्रो लॉ. अवोगाड्रो लॉ यानी अवोगाड्रो का नियम. फोर्थ, एवोगाड्रोस लॉ. ठीक, अब यहाँ पर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट कर देंगे. प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट. ओके, तो क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन इक्वल Sir, वॉल्यूम. हाँ बोलो बोलो बेटा. sir, what is the ideal gas? आइडियल गैस जो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को पूरी Yes, तरह से sir. फॉलो करती है. विच फॉलो बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज नोन एज ए आइडियल गैस. अभी आगे आएगी वो. Okay, sir. ओके, तो क्या हो गया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन इक्वल वॉल्यूम the number of molecules volume, देखो क्या, in equal volume of the gas, the number of molecules or moles of gas will be also equal. बात समझ आई बेटा? ठीक है, यानी Yes, कि sir. P और T जब कांस्टेंट होंगे तो वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू N. N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स. N इक्वल टू मोल्स. ठीक, और मोल्स कैसे निकलता है?
n इक्वल टू क्या आता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जिसको मास को बोलते हैं स्मॉल m से लिखेंगे और मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ओके, तो V इक्वल टू K4n या फिर V1 अपॉन N1 इक्वल टू K4 या फिर V2 अपॉन N2 इक्वल टू K4 या फिर V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। ये रिलेशन आ गई। हो गया बेटा? ओके, Yes, sir. चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में। लिख लिया सभी ने ना? Yes, sir. ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।